नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार रायपुर पहुंचे। अमित शाह का ये रायपुर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। विधानसभा हार की समीक्षा करना, बिखरी हुई बीजेपी को एकजुट करना और आने वाले चुनाव के लिए प्रदेश नेताओं को जिम्मेदारी सौंपना। शाह ने संगठन में बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विक्रम उसेंडी को सौंप दी। तो क्या उसेंडी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रखकर दी गई है? क्या वाकई बस्तर को फोकस करते हुए दी गई है, या फिर वो एक ऐसा चेहरा थे जहां पार्टी की 2 या 3 गुट कहें जो गुटों में बटे हुए थे वो इस चेहरे पर सहमत हुए हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं की एक रणनीति है? चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए पहले। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं का दबदबा विधानसभा चुनाव में साफ नजर आया। प्रदेश में वैसे तो बीजेपी हर इलाके में हारी, लेकिन आदिवासी इलाकों में खास तौर से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। आदिवासी इलाकों की 26 विधानसभा सीटों पर काफी मशक्कत के बाद बीजेपी महज 1 सीट पा सकी। विधानसभा के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कमान एक आदिवासी नेता को दे दी है। यहाँ पर आने पर जो स्वागत, अभिनंदन के, इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में हमारे स्पष्ट है कि हम लोकसभा की दृष्टि से हमारे सभी यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता निचली स्तर के हम मिल करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ के 11 में 11 हमारे लोकसभा की सीट जिता करके भेजे। हाँ, यही लक्ष्य लेकर के हम यहाँ पर आज काम करने वाले, हम सब एकजुट हैं और आने वाले समय निश्चित रूप से विधानसभा के विपरीत जो परिणाम हमारे लोकसभा में प्राप्त होंगे, हम छत्तीसगढ़ में पिछले समय हमारे 10 सांसद थे, अब 11 जीत करके हम यहाँ से दिलाएंगे। ये हम संकल्प लेके काम करने वाले। आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय विक्रम उसेंडी अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी में उनके नाम पर कहीं से कोई विरोध नजर नहीं आया। कांग्रेस भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें अच्छा नेता मानती है, लेकिन उसेंडी को आगाह कर रही है कि कहीं वो बलि का बकरा ना बन जाए। कि ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। हमारे गौड़ समाज से विक्रम उसेंडी जी आते हैं, उनका लंबा अनुभव है और काफ़ी लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। उनका लाभ पार्टी को मिलेगा और हमारे चाहे सरगुजा हो या बस्तर हो, सारे लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हम जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव में वैतरणी पार करना होता है तभी उनको आदिवासी चेहरा याद आता है। सिर्फ यूज और थ्रो का सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आज भी चुनाव के सामने उनको महत्व दिया जा रहा है। तो चुनाव होने के बाद में फिर उनका महत्व को निकाल दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर रहा है। लोकसभा में प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी के जीतने की बड़ी वजह आदिवासी मतदाता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ज्यादातर दौरे और परियोजनाएं बस्तर को दिए हैं, लेकिन विधानसभा में बदले समीकरण के बाद आदिवासी अध्यक्ष का दांव लोकसभा चुनाव में कितना फिट बैठता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी चेहरा होगा, इस बात को लेकर तो मंथन था, लेकिन चेहरा कौन होगा इसको लेकर अमित शाह ने फाइनल मुहर लगा दी। विक्रम उसेंडी आज दफ्तर पहुंचे, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहां सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, लेकिन कितना साथ लेकर चल पाते हैं क्योंकि समय कम है और रास्ता बहुत लंबा है। केदार गुप्ता साहब बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस नेता हैं और महापौर भी हैं रायपुर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं केदार गुप्ता साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये जो फैसला लिया गया विक्रम उसेंडी जी का और जो ढोल धमाके आज देखे गए हैं बीजेपी दफ्तर पर, ये क्या वाकई दूसरे गुट को भी पसंद आ रहा है ये सब कुछ, या फिर पार्टी में अभी गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है? देखिए, दूसरा गुट तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और निश्चित रूप से विचारों के आधार पर कुछ लोगों का सोचना अलग होता है।
पर पार्टी का जो निर्णय हो जाता है और वो निर्णय के आधार पर हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपने विचारों के मतभेद को भी भूल जाते हैं। हम लोगों में मनभेद कभी नहीं होता, इसलिए गुटीय व्यवस्था और गुटबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उसेंडी जी आदिवासी समाज से एक परिपक्व नेता है, उन्हें राज्य मंत्री रहने का भी पूरा अनुभव है, साथ में संगठन में भी उन्होंने काम किया, युवा मोर्चा में भी काम किया और आज सांसद हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो अपना राजनीतिक दायित्व और सेवा का अवसर जनता के बीच में पाया है, मैं समझता हूं वो एक सफल अध्यक्ष होंगे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया कि हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बने तो दूसरा अध्यक्ष बनाना था, वो कर दिया। अब सवाल कांग्रेस का है, क्या कांग्रेस से एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे निश्चित रूप से बड़ी मेहनत करके बने, अब कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में नहीं आ रहा, तो अगर गुटबाजी का भय किसी को है तो भाजपा को नहीं है, कांग्रेस को स्पष्ट रूप से दिखाई दे पड़ रहा है कि वो भय के कारण किसी अध्यक्ष को नहीं बना रहे हैं। इसलिए गुट का सवाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया वैसे शायद अब कांग्रेस का भी निर्णय आना चाहिए। प्रमोद दुबे जी, एक मिक्स सवाल आपसे यहाँ करूंगा। विक्रम उसेंडी जी, इस चेहरे को लेकर कांग्रेस क्या कहती है और क्या सोच रखती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से काम करता है, किस तौर पर काम करता है और किस इलाके से आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विपक्ष की पार्टी के लिए। और क्या कांग्रेस के अंदर भी, हालांकि इस तरह की कोई स्थिति अभी नजर नहीं आती, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन केदार जी कह रहे थे तो मुझे याद आ गई एक बात कि इनके जागने से पहले हाय रे इनकी किस्मत सो जाती है, ये देर करते नहीं देर हो जाती है। एक पन्ना पलटाइए केवल आप, बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? क्या उनको उस समय आदिवासियों के ऊपर विश्वास नहीं था कि वहाँ के विधायकों को अध्यक्ष बनाया जाता तो वहाँ का डेवलपमेंट होता? लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं अध्यक्ष रहे इतने वर्षों तक बस्तर और सरगुजा के विकास प्राधिकरण का। कौन वहाँ राज करता था? आईएएस अफसर। कौन राज करते थे? अधिकारी। कौन पॉलिसी बनाते थे? अधिकारी। कमोबेश हमें ऐसा लगता है कि विक्रम उसेंडी जी एक नाम मात्र के चेहरे मात्र होंगे। इसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाए जाने की प्रथा शायद कोई नई बात नहीं होगी इन लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है वो बेचारे सीधे सरल हैं विक्रम उसेंडी जी, और उनके पर्दे के पीछे कोई और है, मुझे ऐसा लगता है विजय जी। तो ठीक है, उनके पार्टी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, जो अच्छा है वो उनके लिए अच्छा है। हम तो अपने झंडे तले हम लोग काम करते रहे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बस्तर और सरगुजा में झंडे का डंडा किसके हाथ में होगा? नए प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा क्या, या फिर ये कमान जो है मुख्यमंत्री के हाथ में ही रहेगी? हाँ, अभी तो हमें ऐसा लगता है, ये बाकी की बात तो हाईकमान इसको तय करेगी। मैं इसके बारे में बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे या आदरणीय राहुल जी इन चीज़ों को तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा इससे पहले कि बस्तर से विक्रम उसेंडी जी रहे या इतने बड़े लोक कद्दावर नेता, दो मंत्री भी रहे, चाहे गागड़ा जी की बात हो, चाहे और भी मंत्री केदार कश्यप जी मंत्री रहे हों, लेकिन इसके बावजूद केवल एक चेहरा लाकर रख देना, डेवलपमेंट की बात नहीं करना। आपकी जानकारी में मैं बता दूं, चाहे कितनी इंडस्ट्रीज वहाँ रही, वहाँ के आदिवासियों की जमीन ले ली गई, उसको लौटाया नहीं गया। भूपेश बघेल जी जैसे आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि बस्तर का एक आदिवासी चेहरा ला दिया, कहीं कांग्रेस को भी डर तो नहीं है? नहीं, पहले ले आना था। पहले ले आना। तो मैं पूछता हूँ प्रमोद दुबे जी, ये जो चेहरे की लड़ाई चल रही थी कांग्रेस की तरफ से और दबे छिपे एक बात सामने आ रही है, हालांकि कोई खुलकर तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन चाहे वो सोशल मीडिया पर भी बात आ रही हो कि कहीं ना कहीं वो चेहरे जो सामने आने थे वो नहीं आए और एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे खेल हो सके उस चेहरे को सामने कर दिया कम समय के लिए।
देखिए, पार्टी का अपना एक लोकतंत्र है और इसमें निर्णय करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समितियां हैं, वो बैठकर और चाक चौबंद व्यवस्था से बातचीत करके इस बातों का निर्णय लेते हैं। आपने देखा कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। पर प्रमोद भैया का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, रायपुर शहर के प्रथम नागरिक हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए बात को रखते हैं। पर वो इस बात का जवाब तो नहीं दे पाए कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जैसे हमने बना दिया वैसे बनेगा क्या। और विकास की अगर बात करें तो मैं पुनः एक बार महापौर जी की तारीफ करूंगा कि एक रायपुर के लिए संवेदनशील मामला था। शारदा चौक से तातियापारा तक की रोड, निश्चित रूप से उसका इनिशिएटिव पूरा आंदोलन करना और मांग रखना माननीय महापौर जी ने किया, घोषणा भी की कि जनवरी में शुरू होगा। ये सब तारीफे काबिल है, पर अभी तक के वो लंबित है। पर एक उन्होंने मांग उठाई और निश्चित रूप से आप बार बार जो ओवरब्रिज में चलने की बात करते थे, हम स्काई वॉक की बात, उसका विरोध करते थे और इन सब चीजों का समर्थन करते थे। तो आखिर में हुआ क्या? और आदिवासी अध्यक्ष रहना चाहिए सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण का। अगर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं और उसके उपाध्यक्ष आदिवासी समाज के हैं, तो वो कितना निर्णय लेके, एक मुख्यमंत्री को कितने अन्य पावर होते हैं, कि वित्तीय पावर होते हैं कि वो फंड ट्रांसफर करके और डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो, वो विचार था, वो दृष्टि थी। और जैसे जैसे लोग आते हैं, आप देखिए वो विचार, वो दृष्टि आपको सफल नजर आती है क्या? ये यहाँ केदार गुप्ता साहब का कहना है कि कमान इसलिए हाथ में रखी गई थी, किसी और के हाथ में इसलिए नहीं दी गई कि वहां डेवलपमेंट हो सके। मुख्यमंत्री स्वयं थे है क्या वहां? सर देखिए, जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को आप अपने अधीनस्थ रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके अपने इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद अगर वास्तव में ईमानदारी की अगर बात करें कि बस्तर और सरगुजा के लिए कोई निर्णय लेने की बात हो, तो थ्रू प्रॉपर चैनल में इतना चैनल बन जाता है कि जो आदमी निर्णय जिसको लेना चाहिए, उसके बजाय अगर मैं बात करूं रायपुर की, तो बिलासपुर वाला अगर कोई निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से निर्णय गलत भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो बस्तर और सरगुजा के जो लोग निर्णय लेंगे, अभी जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, वो अपने वहां के लिए निर्णय लेंगे, डेवलपमेंट के निर्णय तो वो पार्टी के लिए निर्णय लेंगे ना साहब? नहीं, पार्टी के लिए कैसे, आदिवासियों के लिए निर्णय लेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये चूक पूर्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जब जिम्मेदारी स्वयं लिए थे उस समय हुई है, ऐसा हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार हमेशा इस पार्टी की ओर से ये बात आती है। प्रमोद दुबे साहब, लेकिन सवाल ये करें कि जिस सीट से वो आते हैं, जिस क्षेत्र की वो राजनीति करते हैं और जिस तरह की जिम्मेदारियां वो पहले संभाल चुके हैं, हर जगह वो फिट बैठे हैं, बतौर अध्यक्ष कांग्रेस क्या उन्हें लाइटली लेगी या कहीं ना कहीं अपनी तैयारी भी उस क्षेत्र में वो कर रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस हर चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेती है और मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छा काम करेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात, जो बस्तर की अगर बात करें, आज नंबर ऑफ सीट्स जो है, 15 साल सरकार रही, कम से कम सीट तो बढ़नी थी ना। अगर वहाँ 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, सारे जब काम हुए हैं, सारी परिस्थितियाँ अच्छी थी, तो आज माननीय विक्रम उसेंडी जी को अगर बना भी दिया गया है, तो मैं नहीं समझता कि या पहले जितने कद्दावर लोगों को बनाया गया था, क्या वो कद्दावर नहीं थे, या कोई उनमें मीन मेक था, या कोई कमियाँ थी कि जो आज अचानक विक्रम उसेंडी जी को बनाना पड़ गया। मैदानी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत हुआ करती थी वो कमजोर हुई है। तो चलिए, आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है क्या कि वो कमजोर हुई है या नहीं हुई? इस पर मैं केदार गुप्ता जी का सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं प्रमोद दुबे साहब। आदिवासी मतदाता 32%, ओबीसी मतदाता 47%, एससी मतदाता 13% और सामान्य 8%। जो आदिवासी मतदाता है वो 32% है। ऐसे में एक आदिवासी व्यक्ति को पार्टी अपना चेहरा बनाती है, हालांकि लेट जरूर हुई है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस तैयारी से चल रही थी, बीजेपी देर से ही सही लेकिन ट्रैक पर है? अब ये तो बेहतर जिन्होंने बनाया है या अपने पार्टी का उनका अपना निर्णय है, इस पर मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बेसिक बात करें तो कांग्रेस की हिस्ट्री रही है
पट्टा देने से लेकर आदिवासियों के हक की, आज आपको मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि 9-9, 10-10 महीने से उन आदिवासियों को पिछली सरकार में पेंशन प्राप्त नहीं होता था। 300-400 रुपये मात्र पेंशन मिलने वाली जो बात होती है, ये छोटा सा एग्जाम्पल होता है। हम केवल कह देते हैं कि आदिवासी को हम नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन ये केवल होर्डिंग तक ना रहे, ये नीचे धरातल पर भी आए। तो मेरा सोचना इसमें विजय जी ये है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आज तक जो किया है उसी का प्रतिफल आज हमको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सीट के माध्यम से हो। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। केदार गुप्ता साहब, नए कैप्टन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब ये सवाल यहां नहीं उठता कि वो क्या थे, पहले कहां रहे हैं, क्या पद मिला है। अब तो सवाल ये है कि इस कम समय में ये रेस उन्हें जीतना है, उन्हें मिल्खा साबित होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। हमने जो नेतृत्व चुना है, पार्टी ने जो नेतृत्व चुना है, वो एक बेहद अनुभवी आदिवासी वर्ग से हैं और हम हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और अगर आदिवासी नेतृत्व करता हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक परिपक्व राजनीति का चेहरा है, तो मैं समझता हूं इसका बेहतर लाभ मिलेगा। दूसरी बात, कांग्रेस थोड़ा सर, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन थोड़ा लेट नहीं हो गए? बिल्कुल लेट नहीं हुए, अभी आचार संहिता नहीं लगी है और भारतीय जनता पार्टी का काम पूरा चल रहा है। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के काम में कहीं कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष जी आए हैं, काम और तेजी के साथ होगा। तो सबसे बड़ी बात, जी को समझने में लगेगा सर कि किसकी बात सुनना है। वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर से नहीं आए हैं, वो सबकी बात सुनेंगे। उन्होंने अपने बयान में पहले कहा है कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में समझने बूझने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए, वो बातें अलग थी और एक बड़ी हार जिसको हम बारंबार स्वीकार करते हैं, एक चिटफंड कंपनी जैसे छत्तीसगढ़ के मतदाता ठगे गए। हम ये दारू वाले बाबा कहते थे, अब मैं नहीं कहूंगा कि इनको आज कांग्रेस है दारू वाली सरकार। अरे भाई, वो कहते थे कि सरकार अब दारू बेचना शुरू कर दी है, तो अब डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले नहीं दारू वाले बाबा हैं। तो अब ये बाबा क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं भाई, बोलने और करने में। माननीय महापौर जी ने कहा कि खाली होर्डिंग में ना दिखे, नीचे तक दिखे। मैं पूछ रहा हूं क्या दिख रहा नीचे तक? कहां शराबबंदी है? कौन सी सरकारी दुकान बंद हुई? क्या आपने कहा था कि कर्ज माफ, बिजली आप 400 यूनिट में लाके खड़ा कर दिया। आज जो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, लगातार कांग्रेस हर एक वचन पत्र के अपने वादे को पूरा करती जा रही है और आप यहां चेहरे बदलने में लगे हुए हैं और वो भी बहुत लेट हो। मैं कह रहा हूं आपको, आपकी इस बात का जवाब देता हूं। समितियां गठित कर दी गई कि शराब बेचेंगे कि नहीं। मैं कह रहा हूं, देखिए पुलिसकर्मी, उन पर भी आज फैसला हुआ है। हाँ, हम स्वागत करते हैं पुलिस कर्मियों को जो वीक में 1 ऑफ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसके निर्णय के आसपास थी। सरकार आते ही निर्णय होता, हम बेहद स्वागत करते हैं। ये फैसला मैं कह रहा हूं, ये फैसला बहुत अच्छा है। पुलिस विभाग को और सरकार को निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देनी थी। वो बहुत थक जाते थे पुलिसकर्मी। क्या है सर? बहुत ब्लूप्रिंट एकदम साफ है, बहुत साफ है। प्रवक्ताओं की मीटिंग्स ली, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया? बिल्कुल सारा कुछ तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग लेके जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो दिन भर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत करते रहते हैं। उन्हें सिर्फ बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एकात्म परिसर में मीटिंग हुई, सारे बड़े नेता बैठे, लोकसभा के सब प्रभारी बैठे और उसके बाद निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री के पास बहुत काम है, अध्यक्ष पद भी उनके पास है। मैं ये नहीं कहता कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए इस पद को बहुत ज्यादा तल्लीनता से नहीं संभाल सकते या बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास काम भी बहुत सारे दूसरे हैं। ऐसे में कोई चेहरा आप लोगों का पार्टी के अंदर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, या फिर वही चेहरा जिसके चेहरे में विधानसभा चुनाव जीता है, जिस चेहरे को आगे लेकर उसी चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, अभी जो समय है, अब समय नहीं है। 11 लोकसभा की सीट की बात है। माननीय भूपेश बघेल जी एक सीटों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। आपने खुद अभी 2 मिनट पहले कहा कि कोई नया अध्यक्ष आता है तो उसको समझने में टाइम लगता है। स्वाभाविक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी रूपरेखा 90% बन चुकी थी, तो लोकसभा में बहुत ज्यादा अध्यक्ष बनना नहीं बनना ये इशू नहीं था। पार्टी को मजबूत करना एक इशू था। पार्टी को मजबूत करना एक इशू था। दूसरा, एक आपको जरूर याद दिलाना चाहूँगा माननीय केदार गुप्ता जी की बात को, कि जिस प्रकार से वो भी काफ़ी उद्वेलित थे। जो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं भूपेश बघेल जी,
उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी जमीन को बरसात में जाकर नपवाया जाता था। उनकी मां को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में उनके पिताजी को जो 80 साल के हैं उनको बुलवा करके प्रताड़ित किया जाता था सर। और उसके बाद इस प्रकार की बात अगर कह रहे हैं साहब कि ये सरकार 70 दिन में 70 फैसले करने वाली अगर कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ में वास्तव में आजादी की शराबबंदी का फैसला भी लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते तो ठीक रहता ना सर। आप लोगों के लिए ही फायदे में जाता है सर। 2 महीने में आप इतने बड़े फैसले की बात करते, 15 साल कर दिया ना सर, मिजोरम ने तो कर दिया सर। आप ये तो सोचिए कि 6100 करोड़ का कर्जा माफ एक 3 घंटे में लगा। बिजली बिल हाफ का मामला अगर करें हम, कितने सारे ऐसे फैसले हो गए। क्या सरकार, मैं पूछना चाहता हूं सर, 6 महीने की है सरकार तो सर 5 साल की है ना। 5 साल में आपको ऐसे फैसले को लेकर 5 साल क्यों याद आता है? नहीं, कौन सी केवल पर्टिकुलर ये फैसले की बात क्यों हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। वो बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो 69 फैसले इससे पहले जो हुए जिसमें लोगों को राहत महसूस हो रही है, उन फैसलों की बात हमारे द्वारा क्यों नहीं की जाती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है विनम्रतापूर्वक। डिबेट उस विषय पर नहीं है दुबे साहब की, लेकिन कौन सा फैसला कब दिया जाए, लेकिन विषय पर है कि अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता जो आपके झंडे, पार्टी के बैनर, दरियां उठाना, लोकसभा के लिए अब अगले स्तर पर बूथ स्तर पर काम करना, लोगों को घर से निकालकर वोट दिलवाना, ये जो काम करता है ना कार्यकर्ता, उसको मजबूत करने का समय आ गया है। जी जी बिल्कुल, हम लोगों की अब तो आदत से पड़ गई है और चूंकि हम लोगों ने अभी काम किया है बहुत तल्लीनता से, उसी का परिणाम था कि आज 68 सीट पर हम वो, लेकिन ये हमारा घमंड नहीं है। 10 सेकंड में विजय जी, बिल्कुल विजय जी, ये हमारा घमंड नहीं है। 10 सेकंड है, हम उसी तल्लीनता से काम करेंगे। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, किसान भाई 35 लाख टन धान का उत्पादन करते थे आज से 15 लाख साल पहले। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सरकार ने उस उत्पादन को 118 लाख टन मतलब लगभग 3 गुना पहुंचाया। ये आवश्यकता प्रदेश के लिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, जितने उस पर 25 रुपए बोनस भी तो कांग्रेस ने दे ठीक दिया है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। और उसके साथ एक माननीय मोदी जी के चेक बाउंस होने की खबर पड़ी सर, मैंने उत्पादन बढ़ाएं आज अखबार में पढ़ा है। और आयुष्मान भारत मोदी जी ने जो चेक भेजे किसानों गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की भारत आयुष्मान योजना को क्यों बंद किया, यह भी एक सवाल पैदा होता है। क्या इसका जवाब दे पाएगा कोई? इसलिए पार्टी ने अपना चेहरा बदला है। ये चेहरा क्या वाकई पार्टी की किस्मत बदल पाएगा? क्योंकि सवाल यह है कि अब समय कम है और जिम्मेदारी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपका और प्रमोद दुबे साहब आपका भी। नमस्कार।